प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हिंदी में वर्ण के बारे में। तो देखिएगा वर्ण क्या है, देखते हैं वर्ण के बारे में। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को हम प्यार से क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। स्वर क्या है, देखिएगा ध्यान से। स्वर क्या है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है। आ इ ई उ ऋषि ए आए ओ आओ। तो ये हमारे क्या हैं भैया, ये हमारे स्वर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की देखिएगा, बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अग्र स्वर क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए आए और आ और ई। पश्च स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो पीछे का भाग कार्य करता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ आओ है और क्या है, आ है। अब हम देखेंगे संवरित स्वर क्या है। संवरित स्वर किसे कहते हैं, संवरित का अर्थ होता है कम खुलना। संवरित का अर्थ क्या होता है भैया, कम खुलना। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संवरित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संवरित स्वर कहते हैं। अब देखते हैं हम हास्य स्वर क्या है। हास्य स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि आ ई ऊ ऋषि, आ ई ऊ ऋषि। दीर्घ स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। समझ में आया दीर्घ स्वर क्या है। बात करें हास्य स्वर की, तो हास्य स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम कहते हैं हास्य स्वर। जैसे आ ई ऊ ऋषि। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। बात करें हम प्लुस स्वर की, क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है उन्हें हम कहते हैं प्लुस स्वर। जैसे ओम और क्या, राम ना, ये सब क्या है, प्लुस स्वर हैं। देखिएगा हास्य स्वर क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि हास्य स्वर के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आए ओ आओ। अर्ध स्वर में आता है ई ऊ आ, बड़ा आ, ए और आओ। वृत्ताकार स्वर क्या होता है भैया, वृत्ताकार मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख क्या होता है, ओंठ गोला हो जाता है, मुख गोल हो जाता है, उसे हम कहते हैं वृत्त स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ है, ऊ है और ओ आओ है। मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर में आता है आ ई ऊ ऋषि। अग्र स्वर में जिसमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है ई ए आए। मध्य स्वर में आ आता है। पश्च स्वर क्या होता है, पश्च स्वर उसे कहते हैं जिसमें जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आओ आता है। संवरित स्वर में क्या होता है, संवरित स्वर की अगर आपको ट्रिक रखना है तो सुई। संवरित स्वर में क्या होता है, सुई होता है। तो ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ई हो जाएगा संवरित स्वर का।
तो इन सबको आपको नोट कर लेना है बेहतरीन तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है व्यंजन। क्या है? व्यंजन क्या है? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है भैया? 33 होती है। कितनी होती है भैया? 33 होती है। अब हम बात करेंगे व्यंजन के भेद की। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको देखना है स्पर्श व्यंजन, पढ़ना है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो बात करें हम अगर स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग होता है क, च, ट, त और पा, ये जितने वर्ग होते हैं ये वर्ग आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जिनकी संख्या होती है भैया, जिनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो अब हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, सो हम जान लिया कचट तप। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है इसे देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है या, रा, ला और क्या? वा, यरलव। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है या, रा, ला और वा। बात करें भैया ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में आपका आता है सा, तीनों सा आ जाएंगे, स, स और कौन? हा। ये तीनों अंतर्गत आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन में आपका आता है छ, त्रिंग, ज्ञ, स्रा। छ, त्रिंग, ज्ञ और क्या? सरा। ये आते हैं आपके किसमें? संयुक्त व्यंजन में। किसमें आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब देखिएगा स्पर्श व्यंजन की डिफिनीशन क्या है कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मूर्धा दंत, कंठ तालव्य मूर्धा दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिएगा जो कि ये 5 वर्ग में लिखे जाते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और किसमें? पा वर्ग में। अगर हम इसे एक सीरियल से पढ़ें तो कचट तप, किसमें? कचट तप। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन है क्या? तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है उसे भैया अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया मेरे प्यारे साथियों? 4 होती है। कितनी होती है भैया? 4 होती है, जिसमें या है, रा है, ला है और क्या है? वा है। अब हम बात करें ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या है? नोट करिएगा प्यारे साथियों, कॉपी कलम लेकर नोट करिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया? ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। प्यारे साथियों ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें सा, 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 हा, सा, सा, हा, मतलब कि तीनों सा और प्लस हा, तीनों सा प्लस हा, इसको आप जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है ऊष्म व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन क्या है? देखिएगा डिफिनीशन क्या है, एक प्यारी सी डिफिनीशन मेरे साथियों, कि दो व्यंजनों के मेल से बना संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जिसका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ हो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्र ज्ञ सर, छत्र ज्ञ और क्या सरा, ये क्या है भैया? ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। एग्जाम में पूछता भी क्वेश्चन है कि बताइए श का निर्माण किससे हुआ है? का और सा से, त्र का ता और र से, और समय हलंत लगाने चलना है। जैसे छ, इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है का धन सा से, लेकिन आपको क्या लगाना है? का में आपको हलंत लगाना है। त्र का निर्माण किससे हुआ है? त्र का निर्माण हुआ है ता धन र से, लेकिन ता में क्या लगाना है आपको? हलंत लगाते हुए चलना है। वहीं हम बात करें ज्ञ की, अगर हम बात करें ज्ञ की, तो ज्ञ का जो निर्माण हुआ है वो जा प्लस इया से हुआ है, जिसमें आपको जा पे हलंत लगा देना है। वहीं हम बात करें स्रा की, किसकी बात करें? स्रा की बात करें तो सीटी वाला सा प्लस रा, बचपन में हम लोग सीटी वाला सा कहते थे ना, लेकिन एक गलत है। सीटी वाला सा आप नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप क्या? तालू वाला सा। क्या? तालू वाला सा। बात करें हम तीनों सा की, देखिएगा तीनों सा की कैसे याद किया जाता है। तो लित लसा नाम दंता, लित लसा नाम दंता अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो ये वाला सा होता है, इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? इसका उच्चारण हम दांत से करते हैं। किससे करते हैं भैया? इसका उच्चारण हम दांत से करते हैं। किसका करते हैं? दांत से करते हैं इसका उच्चारण हम। वही बात करें इस वाले सा की, इस वाले सा की, इस वाले सा की, तो इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण हम मूर्धर से करते हैं। किससे करते हैं? मूर्धर से करते हैं। और बात करें यदि हम इस वाले सा की, इस वाले सा की, तो इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? तालु से करते हैं। किससे करते हैं? तालु से करते हैं। किससे करते हैं? तालु से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वास के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें आपका आता है अल्पप्राण, महाप्राण। एक ट्रिक आपको याद रखना है कि अल्पप्राण 135, अल्पप्राण 135 और महाप्राण 24। तो जो हमारे वर्ग हैं कचट तप, किसी भी वर्ग का जो तीसरा पहला अक्षर होगा, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर होगा, वो आएगा आपका अल्पप्राण में। और जो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होगा उसे हम कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। तो ट्रिक क्या हुई? अल्पप्राण 135, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24। याद कर लेना मेरे दोस्त, ये एक नंबर्स है कि अल्पप्राण 135, महाप्राण 24। देखिएगा यहाँ से डिफिनेशन दी गई है, ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, वे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग आदि का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो क्या होता है, ये हमारा अल्पप्राण होता है। उसी के साथ जो आपका ये है अंतस्थ व्यंजन यरलव, ये भी क्या होता है? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। इसके साथ क्या होता है? जो ऊष्म व्यंजन होता है वो भी क्या होते हैं? हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जोड़ेगा मेरे दोस्त, ये जो ट्रिक बताई थी हमने, इसमें क्या होता है? अल्पप्राण में
135 अल्प प्राण 135 प्लस इसमें यहाँ पे आ है तो यहाँ पे आपको लगाना है अंतस्थ व्यंजन। क्या लगाना है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? तो या, र, ला और क्या होता है? वा। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिएगा महाप्राण की बात करें तो महाप्राण 24 होता है। महाप्राण क्या होता है? 24 होता है प्लस इसमें आपको लगाना है ऊष्म व्यंजन। क्या लगाना है भैया? ऊष्म व्यंजन। क्योंकि जो महान आदमी होते हैं उनके अंदर ऊष्मा ज़्यादा होती है। जो महान आत्माएं होती हैं, जो महान होते हैं, उसमें ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो 24 ऊष्मा महाप्राण में आपको याद करना है। 24 ऊष्मा, अल्प प्राण में 135 अंतस्थ। 135 अंतस्थ ये आपको याद करते हुए चलना है। अब हम देखेंगे हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है एक कंठवर्ण में कौन कौन से आते हैं। तो कंठवर्ण हम कहेंगे किसे? तो एक छोटी सी डिफिनीशन कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है मेरे प्यारे साथियों, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठवर्ण कहते हैं। जिसमें आपका आता है आ, और ये जो पांचों का के वर्ग हैं, का, ख, गा, घ, अंगा, विशेषकर अंगा को छोड़कर जिसमें आपको क्या हो? विसर्ग भी मिल जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है क्या? अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अकूह विसर्ग, अकूह विसर्ग निया नाम कंठा। निया नाम कंठा। अकूह विसर्ग निया नाम कंठा। तो छोटा आ, बड़ा आ, पूरा का वर्ग लेकिन अंगा को छोड़कर, और जो विसर्ग है इसमें इनका उच्चारण किससे होता है? इनका उच्चारण आपका होता है कंठ से। हम बात करें तालव्य की। किसकी बात करें भैया? तालव्य की। तालव्य वर्ण क्या होता है? ध्यान से देखिएगा और सुनेगा। तालव्य वर्ण क्या है? कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चरित वर्ण जैसे इ, क्या? इ, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, ये कैसे व्यंजन हैं? ये तालव्य वर्ण हैं हमारे। मूर्धन्य वर्ण की बात करें, किसकी? मूर्धन्य वर्ण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्ण जैसे ऋषि क्या है? एक स्वर है। और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और क्या? रस में कौन सा? सा, मूर्धा वाला। तो एक सब क्या आते हैं? मूर्धन्य वर्ण आते हैं। किसमें आते हैं? मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। आपको आगे बताऊंगा कि इनका उच्चारण याद करने की ट्रिक क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है, उन्हें हम दंतवर्ण कहते हैं। जैसे लि है, ता है, था है, दा है, धा है, ना है, ला है, और मेरे दोस्त सा है। ओष्ठ वर्ण में देखिएगा। ओष्ठ वर्ण में देखिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चरित वर्ण जैसे उ, पा, फा, बा, भा, मा। नासिक वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक वर्ण कहते हैं। जैसे नासिका से उच्चरित वर्ण जैसे आ है, और डा, या, ड़ा, ना, मा। कंठ तालव्य वर्ण क्या है? कंठ तालव्य वर्ण देखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग होता है, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं।
कंठ तालु से उच्चरित वर्ण जैसे ए आए। कंठ ओष्ठम वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठ ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। कंठ और ओष्ठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? ओ आओ हैं। कौन कौन से हैं? ओ आओ हैं। दंतोष्ठाय वर्ण, दंतोष्ठाय मतलब कि दंत और ओष्ठ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनमें आपका अब आता है वा। क्या आता है भैया? वा आता है। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से दोनों से होता है। अब हम बात करें वतस्य वर्ण क्या है। वतस्य वर्ण क्या है? तो जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण, जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मासुड़ों के कठोरात्मक भाग से होता है उन्हें मतस्य वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मतस्य वर्ण कहते हैं। वत्सर से उच्चरित वर्ण जैसे फा और क्या? जा। फा और जा। अब जिह्वा मूलक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो जिह्वा मूलक वर्ण होता है हमारा का, खा और क्या? गा। का, खा और क्या? गा। यहाँ में एक बहुत सी बढ़िया दिया गया है, देखिएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। तो कंठ से किसका उच्चारण होता है? छोटा आ, बड़ा आ, पूरा का वर्ग और किसका? विसर्ग का। इसका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। तालु से किसका उच्चारण होता है? तो छोटी ई, बड़ी ई, पूरा चा वर्ग या और सा। मूर्धा से किसका उच्चारण करते हैं हम? ऋषि करते हैं। टा पूरा वर्ग होता है जिसमें रा और सा आता है, इसका हम उच्चारण करते हैं मूर्धा से। दंत में लृ आता है, पूरा ता वर्ग आएगा जिसमें ता था दाधा ना होगा, ला और सा होगा। ये सब किस में आते हैं? दंत से आते हैं। अब हम देखें, बात करें ओष्ठ की, तो ओष्ठ में आपका आता है उ आता है। उ उपपद्यनीय नाम ओष्ठव। उपपद्यनीय नाम ओष्ठव। तो इसमें आएगा आपका उ आएगा, पा वर्ग आएगा। पा वर्ग में क्या? फा, फा, बा, भा, मा। नासिका में क्या आएगा? अंगा आएगा। नासिका में आपका ये 5, हर एक वर्ग का 5वां अक्षर किस में आता है? नासिका में आता है। जैसे का वर्ग का 5वां अक्षर अंग्या होता है, टा वर्ग का 5वां अक्षर इया होता है, टा वर्ग का 5वां अक्षर रा होता है, और पा वर्ग का 5वां अक्षर मा होता है, ता वर्ग का 5वां अक्षर ना होता है। कंठ तालु की बात करें तो कंठ तालु में ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ ताल, ए और ए किस में आते हैं? कंठ तालु में आते हैं। ओ दैतो कंठोष्टम, तो ओ दैतो में ओ आओ आता है, किस में आता है? कंठ और ओष्ठ में आता है। दंत ओष्ठ की बात करें, दंत ओष्ठ में आपका आता है क्या? वा आता है। क्या आता है? वा आता है। दंतोष्ठ में आपका वा आता है। वक्रस्य दंतोष्ठ, तो वा में क्या आएगा आपका? दंतोष्ठ आएगा। और स्वरवंत स्वर यंत्र आजीविका से हा का उच्चारण होता है। तो आई होप मेरे दोस्त ये प्यारी सी वीडियो आप सभी की समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल संघर्ष EK 27, किसको? संघर्ष EK 27, सॉरी, संघर्ष EK 27, संघर्ष EK 27 को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको नए वीडियो मिल सके। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।